सारणी का मान 4.3 एक्सरसाइज। तो इसमें क्या दिया है, किसी सारणी का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो राइट द माइनर को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट, ये दिया है 4.3 का पहला सवाल। सारणिक 2 -4 0 3 के सभी अवयवों के उप सारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। सहखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दी गई सारणी के सभी अवयवों के सहखंड अवयवों के उप सारणी निम्नानुसार हैं। पहला क्या लिख दें, C11 उप सारणी में लिखते M11, ऐसे ना। तो क्या करोगे, पहली पंक्ति के पहले को उप सारणी, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचता है 3। M12 क्या होगा, ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो 0। M21 इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो -4। M22 इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो 2, ये आ गया। C11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 M11, तो C11 तो -1 की पावर 2 M11 की वैल्यू क्या 3, तो 1 × 3 तो 3। C12 तो -1 की पावर 1 + 2 M12, तो ये क्या होगा -1 की पावर 3 M12 की वैल्यू क्या है 0। C21 -1 की पावर 2 + 1 M21, तो -1 की पावर 3 M21 की वैल्यू क्या है -4 = -1 की पावर 3 तो -1 × -4 तो क्या होगा 4। C22 -1 की पावर 2 + 2 M22, -1 की पावर क्या होगा 4 M22 की वैल्यू क्या है 2, है ना। तो 1 × 2 = 2, ये आ गया। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग कर सकते हो। दूसरे नंबर में 3 पंक्ति स्तंभ के सभी अवयव को उपसारणिक है, तो बन जाएगा, है ना। तो पहला दूसरा तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये पहले ने बता दिए थे। अब तीसरा सवाल में आते हैं। दो पंक्ति और 2 स्तंभ, 3 का बता दिया, 3 पंक्ति 3 स्तंभ का भी उपसारणिक बता चुके हैं, टेस्ट में भी कल दे दिए थे। अब तीसरे सवाल में देखो, तीसरे सवाल में क्या कहता है, सारणिक कौन डेल बराबर ऐसे दिया है 5 3 8 5 3 8 2 0 1 0 1 1 2 3 1 2 3 के दूसरी पंक्ति के सहखंडों की सहायता से सहखंडों की सहायता से
सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया था कि इस सारणी का मान 6 तरीके से निकाला जा सकता है, बताए थे ना। पहली पंक्ति के अंदिश, दूसरी पंक्ति के अंदिश, तीसरी पंक्ति के अंदिश, प्रथम स्तंभ के अंदिश, दूसरे स्तंभ के अंदिश, तीसरे स्तंभ के अंदिश। तो यहाँ पूछा क्या है, दूसरी पंक्ति के अंदिश पूछा है। तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों को क्या निकाल लो, सहखंड। तो इसका क्या बोलेंगे, C21, C22 और C23 निकाल लो। फिर 2 गुणे C21 फिर प्लस 0 गुणे C22 प्लस 1 गुणे C23 कर देंगे तो सारणी का मान आ जाएगा। ठीक है ना। जब C11, C12, C22 लिखेंगे तो यहाँ प्लस है, सब में लगाएंगे। जब डायरेक्ट है करते तो बीच वाले माइनस लगाते थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सहखंडों, दूसरी पंक्ति के सहखंडों की सहायता से सारणी का मान ज्ञात कीजिए। लिखो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के सहखंड दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के सहखंड। पहले तुम सवाल लगाओ, जो पढ़ रहे हो कि इसे तुम टाइम में पास कर रहे हो, यहाँ दिख तो नहीं रहा कि पढ़ रहे हो। दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के सहखंड निम्नानुसार। पढ़ने के बाद उसका बोला करो, इससे क्या सीखे। नहीं तो इसे टाइम पास करोगे, फिर जहाँ 10 मिनट बीत जाए दूसरा ले लोगे। दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के सहखंड निम्नानुसार है। C21 तो क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 M21। तो -1 की पावर 3 M21 क्या होगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या होगा 3 8 और 2 3। -1 की पावर 3 तो माइनस में रहेगा मानना, और 3 × 3 बीच में -2 × 8, 3 3 = 9, 8 दूना 16, -1, 9 से 16 निकाल दो, 9 से 16 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, -7, तो +7 हो गया। अब क्या निकालोगे, C22 तो -1 की पावर 2 + 2 M22, तो -1 की पावर 2 M22, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचेगा 5 8 1 3। पाँच गुणे 3 बीच में माइनस, 1 गुणे 8, 5 3 15, 8, 15 से 8 निकला 7। C23 तो माइनस आदमी को जब जो करना चाहता कर नहीं पाता, शरीर तो रस्सी रखे रहें और बर्दा जैसे पीटें साले को, शरीर को। नींद जहाँ आए तो उसकी ऐसी तैसी कर दो खुदे, तो दूसरे को पीटने का मौका ही ना मिलेगा। खड़े हो जाओ, खड़े होके पढ़ो, गिर जाओ तो फिर से उठो, तो पढ़ने लगो, पता चलेगा हाँ गिरे क्यों थे, नींद आ रही थी इसलिए गिरे। अब देखो यहाँ पे -1 की पावर, अब सो भी चुके 8 घंटे, इसके बाद भी नींद आए तो क्या करोगे, सो जाओगे फिर से। बचाने की कोशिश ना करो अपने शरीर को और मन को, उसको कटघरे में खड़ा करो हमेशा। ये सोचो कि हम अलग हैं और मन और शरीर अलग है। तो -1 की पावर क्या होगा, 5 होगा, -1 की पावर 5,
-1। यहाँ पे क्या करोगे, ये इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 1 2, 5 गुणे 2 -1 गुणे 3, 5 दूना 10, 3 -1 और 10 तो 7, तो -7 हो गया है ना। अब लिखो दूसरी पंक्ति के अनुदिश सारणी का मान, दूसरी पंक्ति के अनुदिश ये क्या कभी अनुभव कि एक टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो मान लो फिजिक्स, तो लगता है टाइम टेबल के हिसाब से कौन पढ़े, अब आज फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ लेते हैं, कभी कभी लगता है टाइम ऐसा जरूर लगा कि इस टाइम पे दूसरी सब्जेक्ट पढ़ ले। तो वो सही, ऐसा ना करो, उसको लगातार 10 महीने तक फॉलो करो उस प्रकार कोई नियम बनाओ, तो फिर 10 महीने के बाद, या कि कम से कम उसको तो 7 दिन तक करवे करो, और 7 दिन बाद लगता है कि एक इससे और अच्छा बेहतरीन टाइम टेबल मेरा हो सकता है, तब फिर 7 दिन बाद उसको बदलो, और उसको 7 दिन तक चलाओ, और 7 दिन बाद जो अब लगता है कि अब करने वाले, तो फिर से बना लो टाइम टेबल नया, है कि जिसमें अधिक टाइम देने की जरूरत उसमें अधिक टाइम दे लो, जिसमें कम देने की जरूरत है कम दे लो, और उस पर करना अमल हर हाल में। जब टाइम टेबल आप बनाते हो तो आप आत्मा से बनाते हो, पर जब आप टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो वो शरीर और मन हावी हो जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि शरीर और मन की बात सुनने नहीं है, क्या करना है, जिस हिसाब से आप टाइम टेबल बना है उसी हिसाब से काम करना है, और इसको बदलना है तो 7 दिन बाद बदलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप करोगे तो आज तुरंत फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन ये सोचो कि 10 महीने बाद क्या होगा, यही टाइम टेबल फॉलो करते रह गए तो, ठीक है, 10 साल बाद क्या होगा, इस प्रकार का लांगतम सोचा करो उसके बारे में, है। जैसे मैंने हिंदी 1 घंटे रोज पढ़ने का गोल बना लिए, तो रोज पढ़ते रहोगे तो 4 महीने बाद कितना हो, 120 घंटे हो जाएगा। बहुत लोग किताबें ना खरीद रहे हैं 120 घंटे बाद, 4 महीने बाद भी किताबें ना खरीदे रहेंगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट, एक लाइन ना पढ़े रहेंगे। जैसे मान लो इंग्लिश आप 21 तारीख से पढ़ना शुरू किए होते, 21 मार्च से, तो आज तक में कितने दिन हो गया, 21 तारीख तक 2 महीने 60 दिन हो जाएगा, तो 60 घंटे तो हो जाता है इंग्लिश पढ़ने। अभी कितना पढ़े होगे क्या टाइम टेबल, 10 दिन, हाँ, तो 10 तो याद किए, तो अब 11वां याद करो, 10 का रिवीजन, 12वां याद करो, फिर 11 का रिवीजन, ऐसे एक याद करते जाओ, पीछे का रोज रिवीजन करते रहो 1 घंटे में, तो आगे आने वाले 4 साल बाद, 4 महीने बाद क्या होगा, कितना याद हो जाएगा। बहुत सारे लोग किताबें ना खरीदे रहेंगे 4 महीने बाद भी, हैं, तो वही चीज़ आपको आगे ले जाएगी। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, 1 घंटे रोज कर रहे हो, लेकिन 4 महीने बाद क्या होगा, 120 घंटे पढ़ लोगे, और रोज एक क्वेश्चन याद करो, पीछे का रिवीजन, तो वो सब याद भी होता जाएगा, पीछे का नया क्वेश्चन भी याद कर रहे हो, टाइम का सदुपयोग भी हो रही है, आप आत्मा भी संतुष्ट रहेगी कि सब विषय पढ़ रहे हैं। 100 नंबर का पेपर उसका भी होता है कि नहीं, हाँ। मैथ फिजिक्स में भले 3 घंटे 4 घंटे लगाओ, पर 1 घंटे इनको भी देते रहो रोज, हिंदी इंग्लिश को, ठीक है ना। तो ये काम करते रहो, ये काम करोगे तो उबाऊ काम रहेगा, लगेगा छोड़, तो दिमाग को आपको शरीर भगने का करेगा, अभी ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, पर लगे रहो एकदम, उबाऊ काम है ये। जब अच्छा परसेंट लाना चाहते हो, गोल बनाओगे, ये बड़े बड़े डोनाल्ड ट्रम्प लोग बोलते हैं कि किसी योजना पर जो अनुसरण करना एक उबाऊ काम है, इसीलिए 3% लोग दुनिया में अमीर हैं, क्योंकि इस उबाऊ काम को करने नहीं चाहते। कौन करना चाहता है कि टाइम टेबल बना है, सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बैठा है एकदम वही काम करते करते। बाकी लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, एक आदमी बैठा है 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक टिक करता है, ये काम हो गया, अभी ये बाकी है, ये काम हो गया, ये बाकी है। अब दोनों का, जो लोग 5 बजे से बैठ के रात 12 बजे तक वो टिक करता है, और जो खेलने कूदने मोबाइल में बिजी हैं, फ्री फायर खेलते बैठे हैं, 10 साल का आंकड़ा लगाओ क्या होगा, 20 साल का आंकड़ा लगाओ क्या होगा। जो आदमी टाइम टेबल बना के 5 बजे से रात 12 बजे तक सब काम करता है, टिक कर रहा है पूरा काम करने का, और एक आदमी फ्री फायर खेलते वक्त बैठता है, मोबाइल में समाचार देखते बैठा है, उसकी दोनों की पोजीशन क्या रहेगी, हैं, घटिया लेवल का बनेगा कि नहीं बनेगा। पर वे करने का मन थोड़ी उसका करता है, पर लगा है जबरदस्ती, हमारा मन नहीं करता तो उसका भी नहीं करता, करने वाले का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन वह कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, क्योंकि उसको भविष्य उसमें दिखता है।
दूसरी पंक्ति के अंदर सारणी का मान, तो क्या लिख दोगे, लिख दो 2 0 1 लिख दो, 2 0 1। अब इसमें इसका कोफैक्टर क्या है, C1 C21 C22 और C23, तीनों को जोड़ना। अब धोखे से यहाँ माइनस ना लगा देना कि पहले माइनस बीच वाले में लगता है, जब यहाँ C11 C2 है माइनस थोड़ी लिख रहे हैं, यहाँ कोफैक्टर लिख रहे हैं, तो यहाँ प्लस लगेगा तीनों में। तो अब यहाँ पे 2 गुणे C21 की वैल्यू क्या निकाल चुके हो, 7। 0 गुणे C22 की वैल्यू यहाँ भी 7 है ना। 1 गुणे C23 की वैल्यू -7, ठीक है। तो क्या होगा, 7 दूना 14, ये होगा 0 और -7, 14 7 निकल गया 7, ठीक है। ये सारणी का मान आ गया। इसी को कहते हैं जड़ों को बदलना। जड़ों को बदल दिया तो देखोगे तिमाही में रिजल्ट अपना देखना, ऐसे करते गए लगातार, तो 6माही में स्कूल में चर्चा होने लगेगी। आप ना रहोगे तब भी चर्चा, क्योंकि वो लड़का प्रशांत नाम का इस साल अच्छा रिजल्ट ला सकता है। वे आपस में बात कर रहे हैं, आपको देख नहीं रहे हैं। आप घर में रहते हो, कहीं वो आपस टीचर में मिलेंगे तब भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप जड़ों को बदल रहे हो, तो फल अपने आप बदलने वाला है। तिमाही में भी प्रदर्शन करोगे, स्कूल में के क्लास में बैठे लोगों को पता चल जाएगा तुम पढ़ते हो। कुछ भी पूछेंगे सब फार्मूला बता दोगे, ठीक है। ज़्यादा ये हाथ भी उठाने का काम ना करो कि हाँ हम बताएं सर, हम बताएं सर। जब पूछे तो बता दो, दिखाने की कोशिश ना करो। सब बनता रहे, पर ये नहीं बोलो कि दिखाने की कोशिश करो हम बहुत जानते भी हैं। पर कभी भी पूछे तो ये भी नहीं एक बने ना। अब देखो चौथे नंबर, तीसरे स्तंभ के अनुदिश सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तीसरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे स्तंभ के अनुदिश सारणिक का मान, सारणिक 1 1 1 यहाँ पे है 1 1 1 एक्स बाई जेड, एक्स यहाँ है, ये बाई जेड, बाई जेड एक्स, जेड एक्स बाई। तीसरे स्तंभ के अंदर सारणी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो तीसरे स्तंभ के सभी अवयवों के सहखंड, तीसरे स्तंभ के सभी अवयवों के सहखंड, तीसरे स्तंभ के सभी अवयवों के सहखंड, ठीक है। चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे तीसरे स्तंभ लिखा है ना, तीसरे स्तंभ है ना लिखा है, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो तीसरे स्तंभ कौन कौन है? ये है C13 C23 C33, ठीक है। ये डायरेक्ट निकालना है अथवा लिखा है, निकालने देते होगा C31 तो -1 की पावर 3 + 1 M31, ऐसे ना। तो -1 की पावर 4 M31, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो 1 बाई 1 जेड, तो -1 की पावर 4 तो 1, 1 गुणे जेड बीच में माइनस 1 गुणे बाई, तो जेड माइनस बाई,
ठीक है। C23 तो -1 की पावर 2 + 3 M23 तो -1 की पावर 5 M23 क्या होगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, एक x एक z, -1 की पावर 5 तो माइनस में मान, 1 गुणे z माइनस 1 गुणे x तो माइनस क्या होगा z माइनस x। C33 -1 की पावर 3 + 3 M33 -1 की पावर 6 M3, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचेगा, एक x एक y तो -1 की पावर 6 क्या होगा, पॉजिटिव मान, तो 1 गुणे y और -1 गुणे x तो क्या आएगा y माइनस x। तो तीसरे स्तंभ के अंदर सारणी का मान, तब तीसरे स्तंभ के अनुदिश सारणी का मान, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल इज इक्वल टू, तीसरे स्तंभ लिख दो, क्या है बाई जेड, जेड एक्स एक्स वाई, ये तीसरे स्तंभ के अवयव है, यही ना। अब यहाँ क्या लिख दोगे, C31 ये C23 और C33 और यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है ना। तो बाई जेड इसका मान आया क्या है, देखो जेड माइनस बाई, और जेड एक्स है सी, इसका मान क्या आया है, तो माइनस यहाँ कर देते हैं ना, माइनस जेड माइनस एक्स वाई, C33 का मान क्या है, बाई माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको कोष्टक हटा दो, बाई जेड का गुणा बाई जेड का गुणा जेड के साथ, तो बाई जेड स्क्वायर, बाई स्क्वायर जेड, जेड एस का जेड के साथ तो जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, एक्स बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, ऐसे। ठीक है। अब पहला काम क्या है, एस के घातांकों को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखने पर क्या लिखोगे, एक्स के घातांकों को अवरोही, अवरोही माने घटते क्रम, अवरोही यानी घटते क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम का मतलब एस की सबसे बड़ी पावर वाले पद को पहले लिखो, इसमें एस की सबसे बड़ी पावर कौन सा है, एक्स स्क्वायर, फिर ये है एक्स स्क्वायर, तो दोनों को पहले लिखोगे सबसे बड़ी पावर वाले को, लेकिन प्लस वाले को पहले लिखोगे, माइनस वाले को बाद में। तो क्या लिख दोगे, डेल बराबर हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। एस के सबसे बड़ी पावर वाले पद यही ना थे, एस की घात 2 वाले पद थे, अब एस की घात 1 वाले पदों को ढूंढो, तो ये है और ये है, दोनों में एस के नहीं है, एस की घात 1 एस की घात 1, तो दोनों में प्लस वाले को पहले लिखेंगे, तो एक्स बाई स्क्वायर लिख लो, एक्स बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, फिर इसके बाद जिसमें एक्स ना होवे वाले पदों को लिखो, इन दोनों में एक्स वाला पद नहीं है, तो दोनों में प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में, इसका मतलब इसकी घात 0 वाला पद है, ऐसा ही नहीं, तो बाई जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड। अब पदों को दो दो के समूहों में लिखेंगे,
पदों को दो दो के समूहों में लिखने पर तो क्या होगा, डेल बराबर जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, एक समूह बन गया, एक कोष्टक में एक्स बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, ऐसे बाई जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड। ठीक है। अब प्रत्येक समूहों से कॉमन लेने पर, इससे क्या कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, इससे कॉमन क्या ले सकते हैं एस, इससे कॉमन क्या ले सकते हैं बाई जेड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक समूहों से कॉमन लेने पर, प्रत्येक समूहों से कॉमन लेने पर, तो प्रत्येक समूह से कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये जेड माइनस वाई, इससे कॉमन x तो क्या होगा बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इससे बाई जेड कॉमन तो क्या होगा जेड माइनस बाई। ठीक है, अब डेल बराबर एक्स स्क्वायर जेड माइनस बाई, ये x बाई माइनस जेड बाई प्लस जेड, यहाँ फार्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि नहीं। और ये क्या है बाई जेड जेड माइनस बाई। देखो एस वाई का चक्री क्रम होता है, ए बी सी का चक्री क्रम होता है, देखो ऐसे ए बी सी, तो ए बी बी सी और सी ए, यदि एस वाई जेड है तो एक्स बाई बाई जेड जेड एक्स, ये चक्री क्रम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जेड बाई तो चक्री क्रम में नहीं है, जेड एस बाई होगा तो बाई जेड और जेड एक्स, तो बाई जेड चक्री क्रम में है, तो यहाँ जेड बाई है तो बाई जेड करना पड़ेगा, और इसको जेड बाई है तो बाई जेड करना पड़ेगा, यहाँ बाई जेड तो पहले से। ठीक है, तो यहाँ जेड माइनस बाई है तो बाई माइनस जेड बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ जेड माइनस बाई है तो बाई माइनस जेड करने के लिए यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर बाई माइनस जेड तीनों में आ जाएगा तो बाई माइनस जेड कॉमन ले लेंगे समान गुणनखंड लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा डेल इज इक्वल टू, इसको बाई माइनस जेड बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस जेड हो जाएगा, कि नहीं। इसमें तो बाई माइनस जेड पहले से है तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, माइनस प्लस ही रहेगा यहाँ, तो बाई माइनस जेड और ये चाहे बाई प्लस जेड, इससे जेड माइनस बाई से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाई जेड हो जाएगा, क्रम बदल जाएगा इसका। ठीक, अब देखो तीनों में बाई माइनस जेड है कि नहीं है, तो समान गुणनखंड बाई माइनस जेड लेने पर, समान गुणनखंड जो तीनों में है, समान गुणनखंड बाई माइनस जेड लेने पर। 10वीं में पहले एक गुणनखंड वाला एक्सरसाइजें थी जिसमें 7 थे क्वेश्चन थे और 3 थे ज्ञानफल, अब निकल गया है, क्वेश्चन इसमें दे दिया। ठीक है, 10वीं क्लास में था पहले, तो उसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन भाग है ये, समान गुणनखंड बाई माइनस जेड लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पे बाई माइनस जेड बाहर ले लो, बाई माइनस जेड, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, बाई माइनस जेड तो बाहर निकल चुका है, अब यहाँ बाई माइनस जेड बाहर निकलते एस बचा है ना, एस बचा है, बाई प्लस जेड बचा है, और यहाँ माइनस बाई जेड बचा है, बाई माइनस जेड तो कॉमन निकल चुका है। अब इसका फिर से कोष्टक खोल दो, तो डेल इज इक्वल टू बाई माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, एस का अंदर गुना आता है एस बाई एक्स जेड, ये होगा माइनस बाई जेड। ऐसे अभी हम एस के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखे थे, अब बाई के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, समान गुणनखंड निकलने के बाद फिर से कोष्टक खोले एस का अंदर गुना करके, अब बाई के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखने पर, तो लिखो बाई के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखने पर, तो बाई की सबसे बड़ी पावर 1 है कि नहीं, बाई की पावर 1 है, यहाँ भी बाई की पावर 1, तो इन दोनों को पहले लिखना है,
अब इन दोनों में तो बाई की पावर है ही नहीं, तो बाई की पावर 0 माना जाएगा। तो क्या होगा, डेल इज इक्वल टू ये बाई माइनस जेड, तो क्या होगा बाई जिसमें शामिल हो एक्स बाई माइनस बाई जेड, फिर एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे। अब पदों को दो दो के समूहों में लिखने पर तो एक समूह ये बन जाएगा, एक समूह ये बन जाएगा। प्रत्येक समूहों से कॉमन लेने पर तो डेल इज इक्वल टू क्या हुआ, बाई माइनस जेड, एक समूह क्या बनेगा एक्स बाई माइनस बाई जेड, और दूसरा समूह एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस जेड। इससे प्रत्येक समूह से कॉमन लेते हैं, तो इस समूह से क्या कॉमन ले सकते हैं, बाई, एक्स माइनस जेड बचा। इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स, तो क्या बचा, जेड माइनस एक्स बचा। तो देखो एक्स बाई जेड का चक्रीय क्रम क्या होता है, जेड एक्स, एक्स बाई बाई जेड, जेड एक्स। जैसे मान लो एक सर्किल में एक्स बाई जेड है, तो एक्स के बाद बाई, बाई के बाद जेड, जेड के बाद क्या आएगा, एक्स, चक्रीय क्रम में सर्किल की दिशा में, है ना। एक्स के बाद बाई, बाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, तो जेड एक्स, तो एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड, ये जेड माइनस एक्स, ये चक्रीय क्रम है। तो आपको क्या चाहिए, जेड माइनस एक्स वाला चाहिए, तो जेड माइनस एक्स यहाँ है ना, तो जेड माइनस एक्स तो चाहवे करेगा, तो इसको तो डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है, इसको डिस्टर्ब करोगे, अर्थात इसको एस माइनस जेड को जेड माइनस एक्स बनाओगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो आपको पता होगा, नहीं तो आप यहाँ कर दोगे कि एक्स माइनस जेड है तो इसको माइनस कॉमन लेके एस माइनस जेड इसको बना दिए। आपको पता ही नहीं है कि एस माइनस जेड चक्रीय क्रम में नहीं है, जेड माइनस एक्स चक्रीय क्रम में है, जेड के बाद एस आता है। वृत्त की परिधि में एस बाई जेड को लिख दो, तो एस के बाद तो बाई आएगा, बाई के बाद जेड आएगा, जेड के बाद एस आएगा। तो एस बाई जेड का चक्रीय क्रम क्या होगा, एस बाई बाई जेड, जेड एक्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक्स माइनस जेड को जेड माइनस एस करेंगे, ना कि जेड माइनस एक्स को एस माइनस जेड, ठीक है। तो डेल, तो ये क्या होगा, बाई माइनस जेड। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस बाई कर देंगे, तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स। अब जेड माइनस एक्स समान गुणनखंड है, दोनों में है कि नहीं है, कॉमन ले लिए। तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा, बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो अब क्या बचा, माइनस बाई प्लस एक्स, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, तो माइनस बाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये क्या होगा, एस माइनस बाई। इसको और क्रम से लिख देते हैं, तो डेल बराबर क्या होगा, एस माइनस बाई, बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। यही आंसर होगा इसका, है ना दमदार सवाल। इसी में तो दम है, और किसी कोई सवाल है ही नहीं कोई ढंग से। बस ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, अब कल बताएंगे 4.4। हाँ जाओ, फीस जमा कर देना, क्या है गर्मी में दिक्कत हमको भी रहती है, इसलिए ज़रूरी है। ओके।